दोस्तों, मैं हूं डीपी सिंह और स्वागत है आपका राज तरंगड़ी के अंतर्गत कार्यक्रम जूते भिगो भिगो के पहले एपिसोड में। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम देश की जनता का सही मार्गदर्शन करने के नाम पर देशद्रोह और हिंदू द्रोह का एजेंडा चला रहे तमाम मुख्तलिफ यूट्यूबर्स हैं, उनको जो है वो भिगो भिगो के दनादन बजाने का कार्य करेंगे। अब आप में से तमाम लोग टाइटल में जो है जूते का जो समावेश मैंने किया है इसको एक्सेसिवली रूड करार दे सकते हैं, लेकिन आप भी मानेंगे कि इन अधम पापियों को जो है फांसी के फंदे पे सीधे लटका देने से कहीं बेहतर होगा और ह्यूमन होगा कि इनको जो है चार चार जूते लगा के छोड़ दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं शुभ कार्य को। तो सबसे पहले हम अपने से कार्यक्रम में एक सज्जन को लेते हैं जिनका नाम आप सबने जो सुना होगा, काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी वेल नोन पर्सनालिटी हैं। इनका नाम है रवीश कुमार। ये पहले टीवी वगैरह में एंकरिंग करते थे और वहाँ पर अपना जो भी रोना गाना किया करते थे। उसके बाद ये जो है वो इनकी जब हरकतें हद से ज़्यादा बढ़ गई तो इनको जो है फिर वो टीवी से निकाल दिया गया और अपना यूट्यूब चलाने लगे। और वहाँ खैर अल्लाह के फजल से इनको बहुत ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल हुई और अभी भी जो है ये खूब धुआंधार अपनी दुकान वहाँ पर चला रहे हैं। तो इन रवीश कुमार का नाम वैसे तो जो इनके गांव जवार के लोग हैं वो बताते हैं कि पंडितों ने इनकी कुंडली देख के वो शायद रब्बिश कुमार या खबीश कुमार रखा था, लेकिन उनके पेरेंट्स ने गलती से रवीश कुमार कर दिया। खैर, हमें इन सब बातों से क्या मतलब। इनके जो है वो शायद 1.5 करोड़ के करीब जो है यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हैं। और इसमें से एक बात जो शायद आप लोगों को ना एहसास हो या ना पता हो कि जो इनके सब्सक्राइबर हैं उसमें एटलीस्ट जो है 70% उसमें मुस्लिम्स हैं या जो है एक्सट्रीमली जो वो हिंदू हेट फील्ड भीम आर्मी के लोग हैं, उस टाइप की जो मेंटलिटी के लोग हैं, जो कि जो है जिनका नफ़रतें सारी हदें पार कर रही हैं, वो लोग हैं। कहने का मतलब है कि वो लोग हैं जो सिर्फ एंटी हिंदू, एंटी मोदी और फिर उसके बाद आगे बढ़ के एंटी इंडिया और एंटी हिंदू जो है नैरेटिव सुनना चाहते हैं। ये लोग जो है वो जो मुस्लिम्स हैं वो सिर्फ इंडिया के ही नहीं हैं, वो पाकिस्तान के भी हैं, बांग्लादेश के भी हैं और जो है वो जो वेस्ट में भी रह रहे हैं, यूरोप में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं। हर जगह का हर मुस्लिम जो है वो इनको जो है इनका कार्यक्रम आते ही लपक के लेता है और जो है वो उनकी सब्सक्राइबर और को शिप को बनाए हुए, जिससे कि इनको माल भी हासिल होता है और तमाम और फंडिंग वंडिंग उसी बिना पैसा आती है, आप जानते हैं, रोज़ वरोज़ की। तो ये उसमें है। अब इनका जो हमारे रवीश कुमार हैं, इनका प्राइम कॉलिंग कार्ड क्या है, उसे आप कह सकते हैं कि ग्रीवेंस कार्ड, कि जो है वो हर समय ग्रीवेंस से भरे हुए। हालांकि ये प्राइम कॉलिंग कार्ड इनका पहले नहीं था, जब कांग्रेस रिजिम था सेंटर में तो उससे पहले वो ग्रीवेंस वाला जो है वो कार्ड सरकारों से एटलीस्ट जो है इनको ग्रीवेंस नहीं थी। सरकार से वो ग्रीवेंस वो जो भी थी वो फिर उस टाइम भी आरएसएस संघियों और तमाम मुख्तलिफ लोगों से थी। तो ग्रीवेंस कार्ड जो है इनका प्राइम कॉलिंग कार्ड है। इन ऐसे लोग जो है इसमें आरफा खानम और तमाम आगे जिनको मैं आगे लाऊंगा अपने कार्यक्रमों में, वो लोग शामिल हैं। इनका प्राइम नैरेटिव यह है कि मोदी के आने से पहले, बीजेपी और मोदी के आने से पहले इंडिया जो है वो जिसे कहते हैं ना लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी था। यहाँ पर जो है वो कम्युनल हार्मोनी की और जो है कोई गरीबी नहीं थी। यहाँ पर कम्युनल हार्मोनी की धारा बह रही थी। हिंदू मुस्लिम जो है सवेरे उठ के सबसे पहला काम ये क्या करते थे, अल्लाह या भगवान का नाम लेने से पहले कि एक दूसरे को कॉल करके कि रज्जन मियाँ हाँ कन्हैया लाल आओ गले मिलते हैं। तो सवेरे सवेरे पहले गले मिला करते थे, उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू किया करते थे। गरीबी तो थी नहीं, हर आदमी के पास मोटर गाड़ी थी। स्कूल जो थे सब बिल्कुल शानदार स्कूल थे। कोई ना वहाँ पर जो है वो जैसे कि आजकल स्कूल ये रवीश कुमार दिखाते हैं, वो उनकी बिल्डिंगें भी सब दुरुस्त थी। हॉस्पिटलों में सब जो है बिल्कुल मरीज़ को आते ही वहाँ से वेलकम, उसको पहले माला पहनाई जाती थी, उसको कोल्ड ड्रिंक वेलकम ड्रिंक दिया जाता था, फिर हॉस्पिटल में ले जाकर उसको तुरंत डॉक्टर उसका सारे चेकअप किया करते थे, सारे उसके जो है टेस्ट वेस्ट करके और तुरंत एडमिट करके और फटाफट उसका ऑपरेशन अगर है ड्यू तो ऑपरेशन हो जाता था। तो वो मोदी के आने से पहले सब इंडिया बिल्कुल पैराडाइज था। जब ज़माना कहने का चाहिए कि जब कांग्रेस का, लालू का, मुलायम का, कम्युनिस्टों का ये ज़माना था तो इंडिया बिल्कुल जो है वो हमारा देश जो है वो बिल्कुल पैराडाइज था। और मोदी के आते ही वो गड्ढे में चला गया। हालांकि अपोजिशन रूल्ड स्टेट जो हैं वो वहाँ पर अभी भी जो है वो जन्नत बनी हुई है।
लेकिन जैसे ही जो है वो अपोजिशन की पार्टी हट के, कांग्रेस की या आप की या किसी की भी पार्टी वहाँ से हट के, या लालू की या मुलायम की जो है समाजवादी पार्टियाँ हट के बीजेपी गवर्नमेंट आती है, तो वो बिल्कुल सब कुछ गड्ढे में चला जाता है। और इंडिया जो वो स्टेट जो है वो सूडान, सोमालिया और हैती इस टाइप की जो स्टेट्स कंट्रीज़ हैं वो बिल्कुल उसमें चेंज हो जाता है। अब आप वेस्ट बंगाल का उदाहरण ले लीजिए, जहाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि मे बी की सरकार बदल जाए, मुझे नहीं पता क्या होगा। तो वेस्ट बंगाल अभी जो है वो लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी है। आज तक वहाँ पर रवीश कुमार ने, मैं नहीं समझता कि ये जो है पिछले 10 साल में 2-4 बार नहीं गया होगा, इसने कोई वहाँ पर ना गरीबी देखी, ना जो है वहाँ पर कम्युनल टेंशन देखा, और सब कुछ अच्छा अच्छा है। लोग बाग जो है वो कम्युनल हारमोनी का फेस्टिवल जैसे संदेश खाली में मनाया गया वैसे मनाते हैं, और वहाँ महिलाओं की पूजा होती है जैसे आरजी कार मेडिकल कॉलेज में होती थी, और सब कुछ हंकी डोरी है। लेकिन अब जैसे ही अगर सपोज बीजेपी आ जाती है तो वहाँ पर जो है वो सबका सब जो है वो उनको सब किया धरा जो पिछले 40 साल में कम्युनिस्टों ने और जो ममता ने किया है वो सब का सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये इनकी जनरली जो है दोस्तों वो नैरेटिव रहता है। तो ऐसे ही है। अब मैं चलिए, अब इन्होंने अभी एक लेटेस्ट एपिसोड निकाला है जिसमें यह है कि इनका टाइटल है, कहाँ से आई एसआईआर में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, बिहार में नहीं तो बंगाल में क्यों। ये इन्होंने जो है वो निकाला है, परसों निकाला है शायद 14 तारीख को, और इसके 5 लाख के आसपास शायद अभी तक व्यूज़ भी आ चुके हैं, शायद ज़्यादा भी आ गए हों। तो हम रवीश कुमार का जो पूरा जो है जोग्राफिया है, या पूरा इनका जो पूरा जिगरा है और पूरा इनका सब पूरी पर्सनालिटी है, वो इस एपिसोड के थ्रू ये कि लोग कैसे फ्रॉड फैलाते हैं, कैसे झूठ फैलाते हैं, और कैसे नैरेटिव को जो है डिस्टॉर्ट करते हैं, कैसे उसको बिल्कुल अलग डायरेक्शन दे देते हैं, वो इसमें डिसाइड करेंगे। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ इनके जूते लगाएंगे। और थोड़ी सी मेरी मजबूरी ये है कि ये रिएक्शन वीडियो मैं नहीं कहूँगा, आप भी शायद इसको करार ना दें, लेकिन मजबूरी ये है कि हम इनकी क्लिप नहीं दिखा सकते। नहीं तो जो ग्रीवेंस जिस तरीके से सड़ा हुआ मुंह बना के कुत्ते की तरह बोलता है, तो वो मैं आपको दिखाना पसंद करता। बहरहाल आप देखते रहते होंगे इसको, तो मैं इसकी क्लिप नहीं दिखा सकता, इसलिए कि जो है ये जो है वो बिल्कुल घायल कुत्ते की तरह चैनल पे स्ट्राइक डलवा देगा, और ये हमारे चैनल को जो है वो चैनल हमारा दिक्कत में आ जाएगा। तो मैं सिर्फ जो है कोट करूँगा, और उसके बाद फिर मैं उसको इसके झूठ को और फ्रॉड को एक्सपोज करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये इस अपने एपिसोड में शुरू करता है, रोना धोना शुरू करता है। क्या? पश्चिम बंगाल में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर, तार्किक विसंगति के नाम पर 27 लाख वोटर के नाम काट दिए गए। ये लोग इस चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगे। क्या आपको पता है कि पिछले साल बिहार में जब एसआईआर हुआ तब बिहार के वोटर के लिए लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ बंगाल के लिए इसकी खोज की गई। बिहार में एक वोटर का नाम भी तार्किक विसंगति के आधार पर नहीं काटा गया। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मतलब जिनके नाम की स्पेलिंग गलत है, ये कह रहा है रवीश कुमार। जैसे सुनीता के सर्टिफिकेट में कई आई होगा, मगर वोटर लिस्ट में अगर डबल ई है तो उनका नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आ सकता है। इसी तरह के कई और आधार हैं। किसी ने मोहम्मद की जगह ओ की जगह यू लिख दिया तो उसका नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाल दिया जाएगा। यह जो कैटेगरी है बिहार के समय नहीं थी, इसकी खोज बंगाल के समय की गई, और इस समय 9 राज्यों में जो एसआईआर हुआ उसमें बंगाल को छोड़ के कहीं भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम के आधार पर नाम नहीं कटे हैं। फिर आगे कहता है, बिहार में एसआईआर के समय सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा था कि जिनका भी नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है उसे कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। बिहार के एसआईआर के समय तब बंगाल के वोटर को ये सुविधा क्यों नहीं दी गई? और अपने ही इस वादे का तोड़ निकालने के लिए आयोग ने तार्किक विसंगति का रास्ता कैसे निकाला, जिसका प्रावधान एसआईआर में था ही नहीं। आयोग के पास इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं था। तो ऐसा लगता है, ये कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में 27 लाख वोटर के नाम काटे जाने के लिए ही तार्किक विसंगति का रास्ता निकाला गया। क्या अलग अलग दस्तावेजों में अलग अलग स्पेलिंग की समस्या, टाइपिंग एरर की समस्या केवल बंगाल में है? ये पूछ रहा है। उसके बाद आगे चल के ये कहता है कि 68 साल के शमीम अख्तर का नाम 2002 की मतदाता सूची में था, लेकिन उस सूची में शमीम के नाम के अंत में एम की जगह एन टाइप था। शमीम अख्तर ने 2013 में इसे ठीक भी करवा लिया, नया कार्ड बनवा लिया। इसके बाद भी इसका नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आ गया और वोटर लिस्ट में नाम कट गया।
इसके बाद कहता है सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को चुनाव आयोग के वकील से साफ साफ पूछा कि बिहार एसआईआर के समय तार्किक विसंगति नहीं थी। आयोग ने तो यही वादा किया था जिस किसी का नाम 2002 के वोटर लिस्ट में उससे कुछ नहीं पूछा जाएगा, मगर आपने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का रास्ता खोज लिया और नाम कट गए। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि केवल बंगाल ही नहीं सब राज्यों में वोटर के नाम कटे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा बंगाल में नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के आधार पर कटे हैं, किसी भी राज्य में ये कैटेगरी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हमने बिहार के एसआईआर की लिस्ट देखी है, किसी का नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के आधार पर नहीं कटा हुआ है, मगर चुनाव आयोग ने इस बात से इनकार कर दिया कि सिर्फ बंगाल में ऐसा हुआ है। ये इसका शुरुआती नैरेटिव है कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी सिर्फ जो है वो बंगाल के लिए ईजाद की गई है, वहीं के नाम काटने के लिए ईजाद की गई है। ये पहले डिस्क्रिपेंसी कहीं नहीं थी, ये कहाँ से आ गया, ये इसका शुरुआती जो है इसके तर्क हैं और नैरेटिव है। मानते हैं कि जो है वो नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। सारी जो है चीज़ किसी ना किसी टाइम पे इंट्रोड्यूस होती है। आप ये कह सकते हैं कि जो है वो कोई मरीज़ ये कह सकता है कि एमआरआई के इन्वेंशन जो है वो सिर्फ जो है वो मरीजों से पैसा एक्सटॉर्ट करने के लिए किया गया, क्योंकि वही काम कैट से बढ़िया हो रहा था। कैट वाला कह सकता है जो सीएटी हॉस्पिटल में होती है, कैट होता है बॉडी का, वो कह सकता है कि साहब ये काम तो एक्सरे से हो सकता था, एक्सरे बहुत बढ़िया करता था, आपने कैट का ईजाद क्यों किया, आपने सिर्फ पैसा एक्सटॉर्ट करने के लिए किया। ऐसे ही एमआरआई वाला कहेगा कैट से बहुत बढ़िया होता था। तो कोई चीज़ कभी ना कभी ज़रूरत के आधार पर और डेवलपमेंट होते रहते हैं और वो नई चीज़ें निकल के आती हैं। पुरानी चीज़ों से सबक लिया जाता है कि यहाँ क्या गलत हुआ, कहीं क्या सही हुआ, या नई परिस्थितियों को में वो पुरानी चीज़ें काम नहीं करती हैं तो नई चीज़ों को ईजाद करनी पड़ती है। ये सब दुनिया में सारे इन्वेंशन ऐसे ही हुए हैं, ऐसे ही इन्वेंशन रोज़ हो रहे हैं। ये जो कह रहा है कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी सिर्फ बंगाल के लिए ईजाद की गई और बिहार के टाइम नहीं थी साहब, ये कोई लॉजिक है? ये बिहार बंगाल में ज़रूरत थी, बिहार में जो एसआईआर हुआ था उससे उन लोगों ने सबक लिए, उसके बाद अप्लाई किया। बाकी कह रहा है कि बाकी किसी स्टेट में नहीं है, स्टेट में ये अप्लाई नहीं हुई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। एक तो ये गलत कह रहा है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मैं जानता हूँ यूपी में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो है वो उसके आधार पर 2 करोड़ से ज़्यादा नाम कटे हैं। बंगाल में तो अभी 60 ही लाख कटे हैं। 27 लाख को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर रोका गया है, होल्ड किया गया है, उनको अभी उससे बाहर नहीं किया गया है। उनकी सुनवाई होनी थी, टाइम नहीं है। तो सिर्फ 60 लाख नाम कटे हैं। वो कटे हैं वो क्या नाम जो है एब्सेंट होने पर या डुप्लीकेट नाम होने पर या मर जाने पर वो कटे हैं। तो देखा जाए तो बंगाल में फाइनली स्पीकिंग एक भी नाम अभी जो है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे के नहीं कटा है। और यूपी में जो है वो टोटल 2 करोड़ नाम कटे हैं। उसमें कितने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे हैं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन यूपी में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे कटे हैं। तो ये झूठ बोल रहा है कि किसी भी स्टेट में जो है वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो है नहीं के नाम पे नहीं अप्लाई की गई और ये सिर्फ बंगाल के लिए ईजाद की गई है। बिहार का क्या मैटर? बिहार में एक तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो खोजी गई है वो इसमें कोई शक नहीं है कि वो सिर्फ जो है फर्जी वोट और ख़ासतौर से जो वेस्ट बंगाल जो बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठिए हैं उनको जो है वो, क्योंकि उन्होंने बंगाल में घुस के और दूसरी स्टेट्स में भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, यहाँ तक कि जो है वो आपके पासपोर्ट और वीज़ा तक बनवा रखे हैं। सारे जितने टाइप के कार्ड हो सकते हैं आपके और हमारे पास नहीं होंगे, नॉर्मल आदमी के पास। उन लोगों का सबसे पहला काम होता है, उसके लिए पूरा एक माफिया है जो छुटा हुआ है पूरा मदरसों और वहाँ से संचालित होता है, मस्जिदों से। और सबसे पहले आते ही उनके जो है जो भी 5, 7, 10 टाइप के कार्ड हैं वो सब बनवा के उनको दे देता है। तो अब उनको पता करने का क्या तरीका है? उनका यही है कि कुछ चीज़ें फिर दिमाग लड़ाया गया, कुछ चीज़ें जो है वो ढूंढी गई कि साहब अगर हम इस तरीके से करें तो, और कुछ डिस्क्रिपेंसी को ढूंढें, आप ऐसे ही पता लगा सकते हैं। और तो कोई तरीका है नहीं, किसी के माथे पर तो लिखा नहीं है बांग्लादेश से आया है। बंगाल में ख़ास तौर से आप जो है किसी एक बंगाली और दूसरे बंगाली के बीच में पहचानना बहुत मुश्किल है। और ख़ास तौर से जब नहीं पहचाना जा सकता जब स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पूरी तरह उनको इनक्रेज करने में, सपोर्ट करने में, पूरे उनके लिए नेटवर्क बनाने में, पूरा जो है उनकी आधार बनाने में उनके लिए लगी हुई है। तो कैसे ढूंढा जाएगा, कैसे पता किया जाएगा? तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पे कुछ आधार बना के उसी के आधार पे पता लगाया जा सकता है। बिहार में जो नहीं हुआ वो उसका भी एक कारण था कि बिहार में टाइम शॉर्ट था। और जब ये एसआईआर शुरू हुई तो उसके कुछ दिनों बाद ही इलेक्शन होने थे। इन लोगों ने बहुत हल्ला मचाया, जुलूस निकले और जने क्या क्या इलेक्शन कमीशन पे, मोदी पे, इस सब पे आरोप लगाए। और वो अल्टीमेटली अब आप सब जानते हैं कि किस तरीके से वो बुरी तरीके से फेल हो गए। एक हिंदू ने, एक मुस्लिम ने
किसी ने नहीं कहा। और जितने भी जो है ये सब पहुँचे यही बदमाश इस टाइप के जो हैं, रवीश कुमार, अजीत अंजुम और इस टाइप के जितने भी हैं, और वो पूछते थे और उगलवाना चाहते थे कि कोई मुसलमान कहेगी कि हमारा नाम गलत कट गया। किसी मुसलमान ने, एक मुसलमान ने नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने दिनों तक उसने सुप्रीम कोर्ट ने दुकान खुली रखी कि कोई आए और कंप्लेंट करे, बल्कि इसी से कह दिया था कि अगर हमें जो है कुछ भी नाम अगर मिले कि आपने गलत काटे हैं तो हम जो है वो पूरी वो आपकी एक्सरसाइज को खारिज कर देंगे। एक भी आदमी नहीं आया जिसने कहा हो कि मेरे गलत नाम कटा है। तो उसके बाद खैर बिहार से इन्होंने और सबक लिया और ये बंगाल में ये नई चीज़ अप्लाई की है, जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की, और ये सक्सेसफुली काम कर रही है। और अभी किसी का नाम काटा भी नहीं गया है, ठीक है, अभी वोटर लिस्ट में नहीं है, होल्ड पर रख दिया गया है। अच्छा, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या है कि चीज़ें कंप्यूटराइज हो रही हैं। कंप्यूटराइज होंगी तो कंप्यूटर तो ऐसा है कि अगर आपका जो है बैंक अकाउंट में भी नाम, अगर आपका सपोज एक जगह रवीश कुमार लिखा है, एक जगह रबिश कुमार लिखा है, सिर्फ जो है बी का फ़र्क है, वी की जगह बी लिख गया है, वी फॉर वाराणसी की जगह बी फॉर बॉम्बे लिख गया है, तो कंप्यूटर उसको जो है वो तुरंत जो है वो आपकी जो है जो ट्रांजैक्शन है उसको होल्ड पे कर देगा। तो कंप्यूटर तो कोई जानता, कंप्यूटर तो अपना कोई इस तरीके से तो दिमाग लड़ाता नहीं है कि साहब ये तो एक लॉजिकल एक थोड़ी सी गलती हो सकती है टाइपिंग की, इसलिए इसको जाने दिया जाए। ऐसे करे तो पूरे बैंक खाली हो जाएंगे, जितने स्कैमर्स और फ्रॉड हैं बैंक खाली कर देंगे। तो लॉजिकल कंप्यूटर को जो है फीड करने के लिए अब ये जो बार बार उठा रहे हैं कि ई की जगह ए हो गया, अगर आपको चीज़ों को कंप्यूटराइज करना है और चीज़ों को जो है वो जो आपको मॉडर्नाइज़ करना है, इवन कील पिलाना है, उसको ऐसा बनाना है कि उसमें एनालिसिस किया जा सके और उसको जो है एक मशीन रीडेबल जिसे कहते हैं चीज़ में कन्वर्ट किया जा सके, जिससे कि आप जो है तमाम जो डेमोक्रेसी में या कहीं भी किसी भी चीज़ में तमाम आपको निष्कर्ष निकालने पड़ते हैं। उसके आधार पर फिर आगे आप पॉलिसीज़ निर्धारित करते हैं, उसके आधार पर और एक्शन लेते हैं उसके सुधार के लिए। तो वो कंप्यूटर पर लाना पड़ेगा। तो अब कंप्यूटर पर लाएंगे तो ई और डबल ई या ई और आई की वही गलती वो पकड़ेगा ही पकड़ेगा। और जब शुरुआत में ये सब टीथिंग ट्रबल कहलाती हैं, होती हैं टीथिंग ट्रबल, तो इसमें कोई क्या कर सकता है भाई? अगर इसका आर्गूमेंट माना जाए तो बैंक में भी कभी कंप्यूटराइजेशन नहीं हो सकता था। बैंक के लोगों ने कितना विरोध किया पहले, जब कंप्यूटर 40 साल पहले जो है जब इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, तो बैंक के लोगों ने मारा स्ट्राइक, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये आफत आ जाएगी, ये पहाड़ टूट पड़ेगा, बर्बाद हो जाएगा देश, कितना हल्ला मचाया। और अब जो है बैंक वाले जो है वो कितने खुश रहते हैं, हैप्पी हैं। बैंक में पहले जो है मैं शुरुआत में मैंने एक बार बैंक में जॉब की थी, और जितने बाबू और जो है ऑफिसर होते थे उससे 2 गुने चपरासी होते थे। वो वाले जो है सिर्फ रजिस्टर का इधर से उधर ले जाने मोटे मोटे, और वो काम वाम तो करते नहीं थे, तो बेचारा ग्राहक ही जो है इतने मोटे मोटे जो वो रजिस्टर हुआ करते थे वो ले आके कि इस बाबू की टेबल से उस बाबू की टेबल पे, वही बेचारा अपना काम करवाने के लिए ले जाता था। मैं गवाह हूँ। तो कंप्यूटर अब इसमें भी जब करोड़ों लोगों के नाम है, 100 करोड़ 150 करोड़ का कंट्री है, 100 करोड़ से ऊपर यहाँ पर मतदाता हैं, आप उनको जो है अगर आप कंप्यूटराइज नहीं करेंगे और आप उनको जो है उसमें से सही निष्कर्ष निकालने के लिए उसको उसमें डाटा फीड नहीं करेंगे, कंप्यूटर जो है 2 डाटा के डिफरेंस में अगर ई और आई का डिफरेंस है नहीं जान सकता, वो उसको रोक देगा। तो शुरुआती दिक्कत आएगी। ये बात ये रवीश कुमार को इसको पता नहीं है क्या? खूब अच्छी तरह पता है, लेकिन इन्हें जो है ये बवाल करना है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जो है वो मोदी गवर्नमेंट कितनी गलत कर रही है, ईसी कितना जो है बदमाशी दे रहा है, और सारे के सारे कार्यक्रम जो है वो देश से डेमोक्रेसी ख़त्म करने के लिए, डिक्टेटरशिप ख़त्म करने के लिए, जनता का मैंडेट डिस्टॉर्ट करने के लिए, और इस सब के लिए किए जा रहे हैं। यही इनका एजेंडा है। इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में जो तमाम अपील गई और केस चले और अभी भी चल रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस दिए इलेक्शन कमीशन की ये SIR पर और जो है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पर और इलेक्शन कमीशन पर, वो उनका जिक्र करता है और फिर अपना वो रोना शुरू करता है। कहता है फिर भी उसकी बात रह गई और 27 लाख वोटर के नाम कट गए, वे इस चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगे। तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इसकी चर्चा कम है, क्या इसकी चर्चा ज़्यादा हो जाती है। मगर उसकी तमाम प्रभावशाली बातों से सुप्रीम कोर्ट की चुनाव आयोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वोटर का अधिकार बहाल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से अखबारों में हेडलाइन तो बहुत अच्छी बनी, पढ़कर भी लगा भी कि सुप्रीम कोर्ट वोटर के अधिकार को लेकर कितना सजग है। मगर इतनी अच्छी हेडलाइन के बाद भी जिन 27 लोगों के नाम कटे हैं उनका मताधिकार क्यों नहीं बहाल हुआ? कोर्ट ने कुरैशा यास्मीन की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये सारी काम की बातें की हैं, मगर 27 लाख लोगों का कोई काम नहीं हुआ। बेशक कोर्ट ने अपीलेट ट्रिब्यूनल से कहा कुरैशा यास्मीन की अपील पर
तेज़ी से सुनवाई हो। सवाल है कि एक या दो व्यक्ति के लिए आदेश दिया जा रहे हैं, सभी 27 लाख वोटरों का भविष्य क्यों अधर में छोड़ा जा रहा है। बंगाल सरकार की तरफ से कल्याण बनर्जी ने मांग की कोर्ट में कि सभी 27 लाख वोटरों को वोट देने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांग ठुकरा दी। कोर्ट के सवाल सही आयोग के पास ठोस जवाब नहीं। 27 लाख वोटर का अधिकार बहाल नहीं। बंगाल का वोटर अपना नाम जुड़वाने के लिए इतना तत्पर है, वो वोट देना चाहता है, मगर उसकी कोई सुनवाई नहीं। चुनाव आयोग ने अच्छी तैयारी नहीं की, तो इसकी सज़ा पश्चिम बंगाल के वोटर को क्यों दी जा रही है। ये जो है वो इसका जो है वो खबीश कुमार का रोना है। अब आप देखिए कि एग्जैक्टली यही तो इनका प्लान था, ममता का, और ये सारे जो ममता और ये रवीश कुमार टाइप के जितने भी ये इस्लामिस्ट हैं, इनका सारा ही प्लान था कि पहले चीज़ों को डिले किया जाए। वेस्ट बंगाल में कम से कम 6 महीने पहले ये सब SIR जो है कार्यक्रम शुरू हुआ और बिल्कुल सफिशिएंट टाइम था। तमाम तरीके के जितने तरीके के ममता बनर्जी टांग अड़ा सकती थी वो उसने टांग अड़ाई, क्योंकि जानती थी कि वो SIR में जो है वो नाम कटेंगे। पहले तो जो है वो जो सही नाम कटेंगे, वो जो कि 60 लाख नाम शुरू में कटे हैं, और ममता को आखिरकार वो मानने पड़े कि जो लोग डुप्लीकेट हैं, जो स्टेट से बाहर चले गए हैं, जो मर गए हैं, उन सब की जो है वो एब्सेंट हैं, उनके नाम काट दिए जाएँ। तो उसमें एक भी शिकायत नहीं आई, तो ममता को मन मार के वो एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ वो सही है। हालांकि वो उन वोटों पे भी सब इनके जो है ममता के जितने भी साले कार्यकर्ता हैं, ममता जो है वो उनके वोट डलवा दिए जाते थे, जैसे वो क्या वोट छापा या बूथ छापा कहते हैं। लेकिन अब क्या करें कि इसमें कोई शिकायत ही नहीं आ रही है, इसमें कोई कहने को कुछ है ही नहीं, तो वो तो उसे मन मार के करने पड़े। लेकिन प्लान ये था कि ये सब सारी की सारी एक्सरसाइज जो है वो बार बार कोर्ट का सहारा लेके, धमकियाँ दे के, कितनी हर चीज़ पर हर स्टेप पर ममता ने कितनी धमकियाँ दी कि डिले कर दिया जाए, और जब बहुत ज़्यादा डिले हो जाए तो उसके बाद कहा जाए कि जी अब तो ये एक्सरसाइज पूरी नहीं हो सकती। तो अब जो है ये जो भी नाम कटने हैं, उस टाइम भी उम्मीद थी कि 1 करोड़ के आसपास नाम कटेंगे, तो इनको जो है वो इस एक्सरसाइज को बर्खास्त कर दिया जाए और फिलहाल इलेक्शन हो जाने दीजिए, और फिर उसके बाद जो है ये सारी एक्सरसाइज होगी। उसके बाद एक्सरसाइज ये ममता होने देती। तो फिर दूसरी प्लानिंग इनकी ये थी कि जो है वो इतना डिले हो जाए, अगर मान लिया सेंटर इस पर एडमेंट ही है, बीजेपी गवर्नमेंट एडमेंट ही है, इलेक्शन कमीशन एडमेंट ही है कि नहीं पहले तो जो है वोटर जो लिस्ट है उसका शुद्धिकरण होगा, उसके बाद इलेक्शन होंगे, तो इतना डिले किया जाए कि फिर प्रेसिडेंट रूल इलेक्शन सर पे आ जाए। इलेक्शन नहीं होंगे टाइम से, 5 साल ममता गवर्नमेंट को हो जाएंगे, तो प्रेसिडेंट रूल लगा के वो एक्सरसाइज के लिए बनाना पड़ेगा। तो जितना ये बवाल अभी कर रहे हैं ये सारे के सारे जितने ये फ्रॉड हैं, और मैं क्या कहूँ ये इतने ये हरामी हैं, वो जो है प्रेसिडेंट रूल रखने पे तो बिल्कुल आसमान सर पे ले लेते हैं। इनकी प्लानिंग थी कि जो है या तो जो है वो वोटर लिस्ट जो कि त्यों रहे, उसमें कोई शुद्धिकरण ना हो, या प्रेसिडेंट रूल लग जाए, जिससे कि फिर हम विक्टिम कार्ड, ममता बनर्जी को एक ही कार्ड आता है पूरे बंगाल में घूम घूम के कि मार डाला, लूट लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, विक्टिम कार्ड ये खेलती कि जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया और हमारी गवर्नमेंट बर्खास्त कर दी, और बंगाल के साथ अन्याय हो रहा है। और फिर हो सकता है कि इस बार जो है ये यहाँ तक डिमांड ले जाती है औरत, और ये भी सब ये रवीश कुमार का ये पूरा गैंग जो है कि सब वो बंगाल को जो है वो वाजिब है कि जो है वो कंट्री से अल्टीमेटली सोचना पड़ेगा अलग होने के लिए, और बांग्लादेश के साथ हम अपना बना लेंगे। ये बदमाश औरत कई बार कह भी चुकी है इस बात को, ये हिंट दे चुकी है। तो इनकी ये सब प्लानिंग थी बदमाशों की कि जो है वो ये चीज़ों को इस लेवल पे ले आया जाए कि फिर जो है बंगाल को देश से अलग करने की बात करने लगें, और असम को तो देश से फिर अलग करना वो तो बहुत आसान काम था ये बात करना। तो ये सब इनकी प्लानिंग थी, जो कि जो है वो समझ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट समझ रहे थे, और फिर वो स्टेट तो समझ ही रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी गनीमत की बात यह है कि वो ये आर्दी पारदी वाला टाइप के जो है अभी नहीं सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, चीफ जस्टिस जो है वो चीफ जस्टिस ने इस बात को समझा, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा, और उन्होंने जो है वो ममता की सारी की सारी और ये बदमाश पूरा गैंग है सोरोस के एम्प्लॉय में, सब की सब जो है इनकी चालें जो है वो लगातार विफल करता चला आ रहा है। हालांकि अभी लगे पड़े हैं, हार नहीं मानी है इन्होंने, लेकिन अब जो है वो तो खैर गाड़ी थोड़ी इनके हाथ से निकल गई है। तो ये सारी प्लानिंग थी इनकी कि ये चीज़ों को या तो वो 1 करोड़ वोटर जो है जो निकाले जाने थे वो शुद्धिकरण ना हो, और उनके सब वोट वो ममता डाल ले, और फिर से सरकार आ जाए, तो जिससे कि जो है 5 साल आगे निकल जाएंगे, और इस्लामीकरण का एजेंडा जो बंगाल का है, जो वेस्ट बंगाल का, वो और आगे बढ़ जाएगा।
और या फिर जो है चीज़ों को इतनी ख़राब कर दो कि वो प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़े, और प्रेसिडेंट रूल के बाद तो फिर जो है ये हल्ला मचाना कि अब तो बंगाल को साहब जो है सोचना पड़ेगा, बंगालियों को सोचना पड़ेगा कि हम जो है वो अलग कंट्री बना लें, बंगाल के साथ कितना सौतेला व्यवहार हो रहा है, ये हो रहा है। और ये सब भी जो है सर चढ़ चढ़ के जो अब कह रहा है ना, ये अब रवीश कुमार कह रहा है कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता था अगर, तो इसके साले के 4 जूते यहीं लगाने चाहिए, समझे। जो ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट रूल लगाया सकता था, सबसे कितना रोना रोता आप लोग इमेजिन कर, हो सकता है कि ये जो है वो यूट्यूब में आंसुओं से रोता और अपने कपड़े वपड़े फाड़ लेता, इसकी ये हालत, ये बवाल क्रिएट करता। और ये अब कह रहा है कितनी आसानी से कह रहा है कि नहीं तो प्रेसिडेंट का रूल लगा देना चाहिए, प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए था कि अगर वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण का डेट नहीं मिली थी। ये इन लोगों की बदमाशी है, आप लोग समझिए इस बात को। इसके बाद कई कुछ उदाहरण देता है कि कितना अन्याय हुआ है वेस्ट बंगाल के जो है वो वोटर्स के साथ। बताता है टेलीग्राफ में नॉर्थ 24 परगना के नित्या दास की कहानी छपी है। इनकी बेटी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। नित्या दास ने कहा कि SIR की सुनवाई के दौरान उन्हें पता चला कि विश्वजीत, विप्लव और प्रतिमा के अलावा इनके तो 3 बच्चे बताए, उसके अलावा 3 और बेटे हैं। नित्या दास परेशान हो गए कि उनके 6 बच्चे कहाँ से आ गए, 3 ही तो हैं, लेकिन 3 किसने जोड़ दिए। उनकी बेटी प्रतिमा का नाम कट गया। इन बातों से उनका जीवन बहुत प्रभावित होगा। लोग उनसे पूछेंगे कहीं आपने दूसरी शादी तो नहीं की, ओहो उसके बाद तो इसकी नाक कट जाएगी, ये सुसाइड कर लेगा। प्रतिमा ने अधिकारियों को दिखाया भी कि उनके पिता का नाम 2002 की लिस्ट में है, फिर भी नाम कट गया। अब नित्या दास अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, तो बताइए किसी के 6 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, इस आधार पर उनका नाम कट सकता है, उनका नाम लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन में भेजा जा सकता है। तो ये नित्या दास का इसने उदाहरण दिया। अब ये बताइए कि नित्या दास के 3 नाम क्या इलेक्शन कमीशन ने जोड़े या भाजपा ने जुड़वाए। इसके हल्ले के पहले से 6 नाम होंगे। 3 ये फर्जी वोट डालता होगा, ये कोई तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता होगा, 3 वोट ये फर्जी डालता होगा और 3 इसके बच्चे हैं। और ये क्या कह रहा है कि मेरा नाम, लोग कहेंगे कि तुमने दूसरी शादी नहीं की, ये कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें हैं। मतलब कि नित्या दास को उठा के तुरंत सारे को जेल में भेजना चाहिए, चेक करना चाहिए कि इसने जो है वो 2000 जो इससे पहले 21 में इलेक्शन था, इसने कितने वोट डाले, 6 बच्चों के नाम पे वोट पड़े कि नहीं पड़े। अगर पड़े हैं तो निश्चित ही ये 3 वोट इसने फर्जी शामिल करवा रखे थे, और इसने जो है वो अब इसके नाम जो है चूँकि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में कहीं से आ गए, कहीं से जो तमाम जो डाटा स्कोर कर रहा है, जो पूरा जो AI है, उसमें देखा होगा कि इसके से राशन कार्ड में या कहीं 3 बच्चों के हैं या नाम है, बाकी 3 बच्चों के नाम जो के नाम पे कोई आधार कार्ड नहीं बनाया, जो भी है, तब उसने पता लगाया और 3 बच्चों के नाम जो है वो उसने जो है वो काटे होंगे। भाई 6 बच्चे इलेक्शन कमीशन शामिल करेगा क्या? पहले से जब ये सुनवाई पे जा रहा है और देख रहा है कि मेरे 6 नाम हैं, तो 6 नाम जो हैं बच्चों के, वो इलेक्शन कमीशन की जो लिस्ट है वो पहले से ही तो आई होगी, लिस्ट 2021 से और उससे पहले से हैं। तो वो 6 नाम जो है इलेक्शन कमीशन ने तो नहीं जोड़े, तो 6 नाम कैसे आए, किसने जोड़वाए हैं? तो ये इसमें ये जब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में नाम आ गया, जब ये पकड़ा गया, तो ये कह रहा है कि मेरी नाक कट जाएगी, मैं साला सुसाइड कर लूँगा। और ये रवीश कुमार का भी यही मतलब कि जो है पूरा मौक़िफ़ है कि जो है वो साहब जो है वो नित्या दास के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। तो नित्या दास को तो फटाफट जो है वो और टेलीग्राफ वालों को जेल के अंदर जो है डालना चाहिए, और 4 जूते जो मैं कहता हूँ लगाने चाहिए। तो एक तो ये नित्या दास का केस दे रहा है, मतलब जो केस ये लेके आया है, आपने देख लिया कि ये बिल्कुल फेल जो है केस है, तो ये तो एक ढूंढ के लाया था। इसके बाद जो है वो कहता है ये कि जो है इकोनॉमिस्ट की असिस्टेंट प्रोफेसर और कितने साल की लिखा है, मेलिशा खातून का नाम भी, नित्या दास का केस भी जो है नित्या दास की तरह लगता है। मेलिशा का भी नाम कट गया, मेलिशा खातून का। उनके नाम पर शक इसलिए हुआ क्योंकि उनकी 5 और बहनें हैं। शक का आधार ये निकला कि एक पिता की 6 बेटियां कैसे हो सकती हैं, इस आधार पर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कैसे हो सकती है। अगर वाकई ये है तो इससे फालतू कुछ बात और नहीं हो सकती। तो अब इस पे आते हैं। जब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का प्रावधान लाया और ये ढूंढने के लिए कि कौन सही वोटर है, कौन गलत वोटर है, किसने फर्जी नाम जुड़वा रखे हैं, कौन बांग्लादेशी है, कौन नहीं है, तो उसमें कुछ क्राइटेरिया बनाए गए। अब आपने भी सुना होगा, और उस चीज़ का इन लोगों ने कभी कोई काउंटर नहीं किया, और बिल्कुल सही केस है कि कहीं बाप और बेटे में 5 साल की उम्र का डिफरेंस है।
कहीं बेटे और पोते, जो एक आदमी है और उसके पोते की उम्र में 18 साल का डिफरेंस है, किसी के 18 बच्चे हैं, किसी औरत के 6 साल में 12 बच्चे हो गए हैं, कहीं 2 बच्चों के डिफरेंस, उम्र में डिफरेंस खाली 5 महीने है। तो इस तरीके के जो है वो सारे चीज़ों को उन्होंने जो है वो इलेक्शन कमीशन वालों ने बड़ी डिलीजेंस से कि क्या क्या गड़बड़ी हो सकती हैं, और इस तरीके से लॉजिकल डिफरेंसी के बहुत सारे आधार बनाए, और उसको उन्होंने जो है वो एआई को जो है डायरेक्शन दी है, जिसने वोटर लिस्ट को जो है पूरे को जो है वो पूरा स्क्रॉल डाउन करके और सब चेक किया, तो उसमें चीज़ें पकड़ी। अब उसमें कुछ चीज़ें जो है जो शक है, अब वो शक गलत भी हो सकता है, तो वो जिसका शक गलत हो गया कि भाई वो उसकी अपील होगी, वो अपील करेगा, अपना जो भी इलेक्शन ऑफिसर है, ट्रिब्यूनल है, उसमें अपील करेगा, और उसका नाम ऑफ कोर्स फिर उसके बाद जो है जब वो सारा एविडेंस देगा कि साहब ये गलत शक है, तो उसका निकाल दिया जाएगा। लेकिन कोई आधार, कोई पैरामीटर्स तो बनाने होंगे ना, हर चीज़ के पैरामीटर्स बनाए जाते हैं, फिर उसमें जो है कुछ चीज़ जो फंस जाती हैं, उसमें बहुत सा सच पकड़ा जाता है, और जो है जैसे मछली का जाल डाला जाता है, अब उसमें जो जाल का साइज ऐसा होता है कि जो आपको जिससे बड़ी मछली पकड़नी है वो उसमें आ जाती है, जो छोटी मछली आप छोड़ना चाहते हैं, वो छोटी जीव जंतु को नहीं पकड़ना चाहते, वो उसमें से निकल जाते हैं। तो यही जाल डालने वाले का काम किया गया। तो इसमें ऐसा क्या मतलब अनर्थ कर दिया, क्या अपराध कर दिया, क्या पाप कर दिया। तो मेलिशा खातून जो है, जो कह रही हैं कि इनके बाप के 6 बहनें थी, तो हो सकता है 6 बहनें हों, वो हमें कोई वो नहीं है, 6 बहनें होंगे, 8-10 भाई भी होंगे, नॉर्मल चीज़ें हैं इन लोगों में, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन एक पैरामीटर डाला, 6 बहनें पता लगा, 6 बहनों के जो एविडेंस दे देंगे कि ये 6 बहनें का नाम गलत नहीं है, तो वो उसमें से निकल जाएंगे। लेकिन अब वो मैं बता रहा हूँ ना कि इधर टाइम नहीं, ममता बनर्जी ने टाइम नहीं दिया इलेक्शन कमीशन को, ऑफिसर नहीं दिए जो कि जो जाके जो है इन सब चीज़ों को जो है वो देखें, चेक करें। टालती रही इस उम्मीद में कि जो है वो या तो जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, या तो सुप्रीम कोर्ट या तो इलेक्शन कमीशन को ये लिस्ट छोड़नी पड़ेगी, शुद्धिकरण का काम छोड़ना पड़ेगा, या प्रेसिडेंट रूल लगेगा, तो फिर उसके बाद तो फिर बल्ले बल्ले है। तो अब मेलिशा खातून, अब मेलिशा खातून को पूछो कि तुझे वोट क्यों डालना है भाई, तुझे तुम्हारे तुम मुस्लिम हो कि नहीं हो, तुमने कुरान पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, कुरान में कहीं है डेमोक्रेसी? कुरान तो सरासर डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है। कुरान में खलीफा का कंसेप्ट है, जिससे कि कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता। वो खलीफा सिर्फ इसी एक ही आधार पर खलीफा आपको नियुक्त करना है कि वो कितना काफिर, दुनिया से काफिरत कुफ्र ख़त्म करता है और जो है इस्लाम का रूल कायम करता है। बाकी कोई डेमोक्रेसी वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं। तो तुम्हें डेमोक्रेसी क्यों चाहिए? सिर्फ इंडिया में डेमोक्रेसी क्यों चाहिए? तुम्हें और किसी कंट्री में 57 कंट्री जो है वो इस्लामिस्ट हैं, एक या दो कंट्री में भी जो सेम्बलेंस ऑफ डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं वो है। बांग्लादेश है, एक पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आप लोगों ने देख रखी है। एक आध कंट्री कह सकते हैं, जैसे सपोज इंडोनेशिया है, लेकिन वो से ये लोग जो है वो प्रॉपर इस्लामिस्ट नहीं मानते, क्योंकि वो अपने हिंदू कल्चर में बहुत सी चीज़ों को अडॉप्ट किए हुए, उतना कट्टर इस्लामिस्ट नहीं है। तो बाकी तो मुस्लिम कंट्री में कहीं भी डेमोक्रेसी नहीं है। तो और डेमोक्रेसी इस्लाम के खिलाफ ऑफ कोर्स है। ये कोई मुस्लिम नहीं कहेगा कि हाँ इस्लाम में इस्लाम और डेमोक्रेसी कंपेटिबल है। तो तुझे सिर्फ मेलिशा खातून क्यों वोट डालना है? और डालना है तो डाल, अपना नाम ठीक करा। और तेरी अपनी ममता दीदी से जाके पूछ कि जिसने ये बदमाशी दी जिसकी वजह से ये नहीं हुआ। और रवीश कुमार से को कहना चाहिए कि ममता दीदी से जाके पूछो, हैं जो इसका ये मेलिशा दीदी का खातून का नाम जो ये ला रहे हैं, तो क्यों उसको वोट डालना है। तो ये जो दो केस हैं जो बिल्कुल जो इसने दिए हैं, ये मैं कहूँगा कि टोटली जो है वो नॉन स्टार्टर्स हैं। और ये मैं समझता हूँ कि जो ये बेस्ट केस इसके पास होंगे वो ढूंढ के लाया होगा ये। और मैंने बता दिया कि इसमें कितनी दम है, कितनी सच्चाई है। अगर इसमें कहीं कमी भी है तो उसके लिए जिम्मेदार जो है वो ब्लेम इट ऑन ममता। इसके बाद ये कहता है कि बंगाल का चुनाव देखकर लगता है किसी भी तरह से जीत लेने के लिए एक पार्टी कोशिश कर रही है। मतलब पार्टी कोशिश ना करे जीतने के लिए, सिर्फ ये ममता दीदी को ही हक है कि वो पार्टी जीतने के लिए कुछ भी कोशिश करें। बांग्लादेश से जो है वो लाखों करोड़ों लोगों को लाकर बसाएं, और जो है वो मरों के नाम पे वोट डालें, एब्सेंट के नाम पे वोट डालें, वोटर लिस्ट में एक एक आदमी के नाम पे 8-8 जो है फर्जी वोट चढ़ा के डलवाएं, लोगों को जो घरों से बाहर ना निकलने दें। सब जानते हैं कि कलकत्ता में कितनी सोसाइटी है जहाँ लोगों को कह देते हैं कि आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं, आपका वोट हम डाल देंगे। लोगों को वोटों से बाहर, और लोग वोट डाल आएँ उसके बाद भी कहीं जो है वो दूसरी पार्टी के फेवर में, तो उनको जो है उनके रेप करें, उनके घर जला दें, उनके जो है मर्डर कर दें, जैसे संदेश खाली में और तमाम जगह पे अभी भी जो है 50,000 लाखों लोग जो है वहाँ से भाग के बंगाल से। इलेक्शन के बाद भाई हिंदुस्तान में इलेक्शन से पहले तो जो है बहुत वायलेंस सुनी थी
की होती थी। लेकिन ये इलेक्शन के बाद जीत जाने के बाद अच्छी मेजॉरिटी से 2/3 मेजॉरिटी से जीत जाने के बाद वायलेंस, वो सिर्फ वायलेंस इसलिए की गई कि जिससे कि ये 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद भी कोई बंगाल में ममता के खिलाफ वोट डालने की कोशिश ना करे। तो ममता पार्टी जीतने की कोशिश करने का सिर्फ ममता दीदी को हक है और बीजेपी को जो है वो जीत करने का हक नहीं है। और बीजेपी इसमें क्या गलत कर रही है? अगर इलेक्शन कमीशन एसआईआर कर रहा है या लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लाया है तो उसमें एक तो बीजेपी का कोई रोल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट देखने वाला है, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, एटलीस्ट थ्योरेटिकली तो है ही। तो अच्छा, फिर इसके बाद ये जो है रवीश कुमार या तो गलती से या अपनी ईडियाशी में, भाई अगर आप बीजेपी नाम निकलवाएगी तो सीधे सीधे जो है वो कोई भी मुस्लिम उसे वोट नहीं देता है। तो ये इस पर बीजेपी पे डाउट किया गया कि ये मुस्लिम्स के नाम निकलवाने के लिए कर रही है जो हमें वोट नहीं देते हैं, और जो है वो हिंदुओं के नाम इसमें से कम निकलेंगे, सिर्फ जो बिल्कुल ही सही केस हैं वो निकलेंगे और मुस्लिम्स के नाम गलत तरीके से निकाल दिए जाएँ। तो इस पे जो है तृणमूल का जो इसका भतीजा है ममता बनर्जी का, वो खुद ही भाषण इसने रवीश कुमार ने उसका भाषण इसमें शामिल किया अपने वीडियो में। वो कह रहा है, और अपनी ईडियासी में रवीश कुमार ने भी वो जो है वो भाषण इसमें डाल दिया है। वो ये कह रहा है कि जो नाम काटे गए हैं उसमें से जो है वो 63 लाख हिंदू बंगालियों के काटे गए हैं और बाकी जो है वो 27 लाख के करीब जो है वो मुसलमानों के नाम काटे गए हैं। तो मुसलमानों के नाम 32-34% कटे हैं और इतनी ही बंगाल में मुस्लिम की आबादी है। तो अब ये बताइए कि जो है ये अपना आर्गूमेंट को खुद ही नलीफाई कर रहा है कि बीजेपी ने या इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ ममता दीदी को हरवाने के लिए एसआईआर की। हिंदुओं के भी नाम उतने ही कटे हैं उनके प्रपोर्शन में, बल्कि लोग शिकायत कर रहे हैं कि मतुआ कम्युनिटी है और उसके अच्छे खासे 60-70-80 लाख वोट बताए जाते हैं और ज़्यादा भी बताए जाते हैं। उनको जो है वो सब बांग्लादेश से भाग के आए हुए हिंदू हैं। उनको कब से जो है मोदी और शाह प्रॉमिस कर रहे हैं कि तुम्हें सिटीजनशिप दी जाएगी और तुम्हें वोटर कार्ड दिए जाएंगे, और ये पता नहीं क्या इनकम्पिटेंस है इनकी कि वो अभी तक उनको जो है वो सिटीजनशिप तो कुछ लोगों को मिल गई है लेकिन वोटर लिस्ट से उनके नाम काट दिए गए, वही लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में। और वो सब कह रहे हैं कि अब हम जो है वो बीजेपी को किसी हालत में वोट नहीं देंगे। तो बीजेपी तो इलेक्शन कमीशन ने तो उनके भी नाम काट दिए। तो कैसे कह सकता है ये रवीश कुमार, ये किस आधार पे कह रहा है कि जो है वो खुद ही, और एविडेंस खुद ही जो है वो अपने वीडियो में दे रहा है। ये कल्याण जो ये है अभिषेक बनर्जी कह रहा है कि साहब जो है मुसलमानों के जो है वो 27 लाख कटे हैं और हिंदुओं के 63 लाख वोट कटे हैं। तो सारा आर्गूमेंट इसका अपनी जगह अपने ही उस पर जो है वो ढह गया, नहीं ढह गया, खुद इसी के आर्गूमेंट्स से। तो ये, लेकिन इसे नैरेटिव इस तरीके से बनाना है कि हो कितना बड़ा जुल्म हो गया, अब इसको हिंदुस्तान से डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई, अब बस डिक्टेटरशिप, मोदी जो है वो माओ और जो पोल पोट वाली डिक्टेटरशिप लाने वाला है और उसके बाद फिर तो बस सबकी कटिंग शुरू। ये इन लोगों का नैरेटिव है। इसके बाद ये मोदी और अमित शाह के जो है वेस्ट बंगाल में अभी इलेक्शन पीरियड में भाषण सुनवाता है जिसमें कि वो घुसपैठियों की बात कर रहे हैं और घुसपैठियों को निकालने की बात कर रहे हैं। इसके बाद ये पूछता है कि जो है चुनाव आयोग ने अभी तक नहीं बताया कि कितने घुसपैठियाँ मिले हैं। 27 लाख लोगों के नाम घुसपैठिया होने के आधार पर नहीं कटे हैं, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस घुसपैठिए की बात अपनी सभा में कर रहे हैं और एसआईआर को उससे जोड़ रहे हैं। सही कह रहा है कि घुसपैठियों के आधार पर नहीं कटे हैं, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के आधार पर कटे हैं। तो घुसपैठियों की जहाँ तक बात है तो मैं रवीश कुमार से कहूँगा कि बेटा थोड़ा सब्र रखो, समझे। इसके बाद जब घुसपैठियों का सही आइडेंटिफिकेशन होगा और जब वो यहाँ से निकाले जाएंगे तब तुम जो जितना रोना रोगे और बुक्का फाड़ फाड़ के रोगे और तुम्हारे हो सकता है हार्ट अटैक वगैरह आ जाए, तुम्हारे जो को रिलीजियस यहाँ से जो आपके सहधर्मी यहाँ से निकाले जाएंगे हैं, तो उसके लिए तो अभी तुम इंतजार करो घुसपैठियों के लिए, समझे। इसके बाद कहता है कि जिस तरह से वोट काटे गए हैं उससे ये लगता है कि ममता बनर्जी के समर्थकों के वोट ज़्यादा काटे गए हैं। तो ये तो इसने खुद ही बता दिया अभिषेक बनर्जी का जो है वो दे के भाषण कि किसके कितने ज़्यादा वोट कटे हैं। और आप सबको पता है कि मतुआ कम्युनिटी के मैक्सिमम वोट कटे हैं जो कि पूरे जो है बीजेपी के सब हिंदू थे और बीजेपी के सपोर्ट जिन्हें करना था और जो अब बीजेपी के अगेंस्ट हो गए हैं। तो इसके बाद ये कहता है कि इसी के दम पर जिस तरह से वोट काटे गए उससे लगता है कि ममता बनर्जी के समर्थकों के वोट ज़्यादा काटे गए हैं। इसी के दम पर कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के लिए इस बार सरकार बचानी मुश्किल हो जाएगी। तो क्या बंगाल के नतीजे एसआईआर ने पहले ही तय कर दिए हैं, ये पूछ रहा है। चुनाव से पहले ईडी का छापा, अब उसी मामले में आईपैक के निदेशक की गिरफ्तारी जब मतदान में कुछ ही दिन बाकी हैं। मतलब ये है कि ये छापा जो पड़ा था ये डाला गया था करीब 2 महीने पहले डाला गया था और केस जो भी होगा उस पर एविडेंस की जांच पड़ताल चल रही होगी
तो इसका कहना यह है कि मतदान में कुछ दिन पहले ही छापा डाला गया और जो है वो गिरफ्तारी की गई। तो इसका मतलब यह है कि मतदान से जब 2-4 महीने रह जाएं तो पुलिस थाने बंद कर देने चाहिए, पुलिस वालों को घर बैठ जाना चाहिए, है कोई छापेमारी, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई जो है वो FIR लिखना, ये सब कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सब इलेक्शन पे असर डालेगा और क्रिमिनल्स को खुली छूट दे देनी चाहिए। क्योंकि खासतौर से वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट में दे देनी चाहिए, वहाँ तो क्रिमिनल वैसे ही सरकार रन कर रहे हैं। तो ये मतलब है कि कोई छापा नहीं पड़ना चाहिए कई महीने तक, कोई जो है केस नहीं दर्ज होना चाहिए, किसी की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए और सबको बिल्कुल छुट्टा खिला खेल फरक्कावादी होना चाहिए। इस टाइप के आर्गूमेंट ये जो है ये अब मैं क्या कहूँ, नामाकूल जो है ये दे रहा है। लास्ट में दोस्तों ये कहता है कि मूल बात है 27 लोग वोट नहीं दे पाएंगे। इससे दुखद कुछ भी नहीं हो सकता, इससे दुखद इंडिया में कुछ नहीं हो सकता, ये इसका कॉल है। अब मैं बताता हूँ इससे दुखद क्या हो सकता है। 4 बातें तो इससे दुखद मैं आपको अभी गिना देता हूँ। सबसे पहला दुखद जो इंडिया में इससे हुआ है और हो सकता है वो यह है कि तुझ जैसे निकृष्ट व्यक्ति ने पवित्र भारत भूमि पर जन्म लिया। एक तो इससे ज़्यादा दुखद ये है। दूसरा दुखद ये है कि जन्म लेते ही तेरी अम्मा ने जो है तेरे जैसे मुर्दार मुख जो है उसका जो है जन्म लेते ही गलानी घोट दिया, ये भी इससे दुखद हुआ। तीसरी चीज़ ये कि तू पढ़ लिख के जो है वो पत्रकार बन गया, और नहीं तो तेरे जैसे आदमी को कहीं ढाबे पे जो है बर्तन मांजने वाला होना चाहिए, तो ये काम जो है इससे भी दुखद हुआ। तीसरा काम ये हुआ। और चौथा इससे दुखद ये है कि भारत में करोड़ों ऐसे गधे हैं जो इस जैसे जो है बदमाश का, इस जैसे फ्रॉड का, इस जैसे धूर्त का, इस जैसे मुर्दार मुख का जो है बातें सुनते हैं, देखते हैं और लाइक करते हैं और इसे सब्सक्राइब करते हैं। इससे ज़्यादा दुखद तो 4 दुखद तो मैंने अभी गिना दिए, बाकी आगे गिनाएंगे। तो दोस्तों आज के अंक में अभी इतना ही। ये मेरा पहला एपिसोड था और मैं इसी तरीके से आपके सामने जो है जो ये देशद्रोही, हिंदू द्रोही और ये सब जो ताकतें हैं, ये उनकी ताकतों की जो ये यहाँ पर टट्टू हैं, ये काम कर रहे हैं, इनको मैं इसी तरीके से एक्सपोज करने का काम मैंने बीड़ा उठा लिया। और आप ये मत कहिएगा कि जो है वो ये जूते भिगो के वाला एपिसोड ज़्यादा हरेश है, या मैं ज़्यादा इनके लिए हार्श लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करता हूँ। मैं इसी तरीके से मैं देशद्रोह पे और हिंदू द्रोह पे कोई समझौता नहीं कर सकता, और मैं इसी तरीके से इन लोगों को भिगो के जूते मारता रहूँगा। और आप लोग अगर पसंद करते हैं तो देखिएगा। तो कैसा लगा एपिसोड अब कमेंट करके बताइएगा। आपके जो कमेंट होंगे उनको मैं आगे इनकॉर्पोरेट करके अपने एपिसोड में उनको शामिल करूँगा, और मुझे उससे एनकरेजमेंट भी मिलेगा अगर आपको अच्छा लग रहा है। और बाकी आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो आज के अंक में इतना ही। जय हिंद, जय हिंदू।